नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। आज बात हम दो खबरों पर करेंगे। उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर जो यूपी हाई कोर्ट के फैसले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। पूरे फैसले पर नहीं, फैसले के एक हिस्से पर, जिसमें उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने यह कहा था कि 31 जनवरी तक निकाय चुनाव बिना आरक्षण, ओबीसी वाले आरक्षण के बिना कराएं। उत्तर प्रदेश सरकार हाई कोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को राहत देते हुए ये कह दिया कि 31 जनवरी तक चुनाव नहीं कराने हैं। ओबीसी आरक्षण की जो प्रक्रिया है उसे 31 मार्च तक पूरा करे। कई मसलों पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब भी किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और ये भी कहा है कि एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। हालांकि मामले को लेकर सुनवाई कल भी होने वाली है और अन्य पहलुओं पर भी सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार और समाजवादी पार्टी दोनों सुप्रीम कोर्ट गई थी और आज सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक राहत दी है। विपक्ष का क्या रिएक्शन होगा, विपक्ष इसे किस तरीके से ले रहा है, ये देखना है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आज राहुल गांधी की यात्रा का दूसरा दिन था। राहुल ने आज बागपत से अपनी यात्रा शुरू की और शामली के सीमा तक वो पहुंच गए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में करीब 10-11 जनपदों को टच करेगी उनकी यात्रा। राहुल गांधी ने आज लगातार मीडिया पर फिर हमला बोला। दिल्ली में उन्होंने हमला बोला था और उत्तर प्रदेश में भी उन्होंने हमला बोला। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे समीकरण इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन राम मंदिर निर्माण के लिए बनाई गई कमेटी के महामंत्री और संघ के वरिष्ठ नेता चंपत राय ने राहुल गांधी की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा है कि एक नौजवान अगर यात्रा कर रहा है इस कड़कड़ाती ठंड में तो ये प्रशंसनीय है, अच्छी बात है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने भी राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। राहुल की इस यात्रा के बहुत सारे मायने उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं। अपने अपने तरीके से इसे लोग विश्लेषित कर रहे हैं। मंथन में आज पहले निकाय चुनाव की बात, फिर राहुल की यात्रा। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव की पिक्चर काफी हद तक साफ हो गई है और अब छोटी पंचायत के ये बड़े चुनाव 31 मार्च तक होने की उम्मीद नहीं है। इसके बाद ही ये चुनाव होंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा गठित ओबीसी आयोग से 3 महीने के समय सीमा को कम करने के लिए भी कहा है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जल्द चुनाव कराए जाने वाले हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगा दी। जैसा मैंने आपको बताया, सरकार से नया नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश भी दिया है। सरकार ने कोर्ट को बताया कि 31 जनवरी को निकाय चुनाव की सीमा समाप्त हो रही है, यानी निकाय चुनाव की समय सीमा समाप्त हो गई है। यानी अब निकाय चुनाव तक 31 जनवरी तक हो जाने चाहिए। यानी निकाय 31 जनवरी के बाद निष्क्रिय और भंग हो जाएंगे स्वतः। कुल मिलाकर अवध की वही कहावत चरितार्थ हो रही है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 आने। यानी भावी सभासदों का लाखों रुपए खर्च हो चुका है अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग में और निकाय चुनाव परवान चढ़ नहीं रहा है। जोश में आए युवा नेताओं ने गली मोहल्लों में नारों और उम्मीदों से, गली मोहल्लों को नारों और उम्मीदों से पाट दिया है। लोगों के घर घर दस्तक दे देगी। हालांकि अब जब से ये मसला ओबीसी के आरक्षण का आ गया है, तब से अब थोड़ा सा सन्नाटा नजर आ रहा है और मुश्किल से ही नेताजी लोगों से मिल पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मिलने का अभी कोई मतलब है नहीं, उल्टे जेब हल्की हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा किनारा नेताजी कर रहे हैं। यानी जो छोटी पंचायत के गली मोहल्ले की नुमाइंदगी करने वाले नेता, सभासद, पार्षद, जो भी कहें आप, इस पूरे सुप्रीम कोर्ट से रोक लगने के बाद उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के निर्णय के एक हिस्से पर जो 31 जनवरी तक चुनाव कराने की बात कही थी हाई कोर्ट ने, उस पर रोक लगने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा कि उनकी सरकार प्रतिबद्ध है
उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को स्वागत किया और कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा तय की गई सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री योगी आज मुंबई में ज़्यादातर उन्होंने वक्त बिताया, कल भी वो रहेंगे वहाँ। इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर वो गए हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर। लेकिन ये रिएक्शन उनका आया और उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री, जिस विभाग से सीधा सरोकार है निकाय चुनाव का, AK शर्मा, उन्होंने भी इस पर एक रिएक्शन दिया। इसके नगर निकाय चुनाव के संबंध में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है, हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंदर ओबीसी सहित सभी वर्गों को संवैधानिक व्यवस्था के तहत आरक्षण देते हुए हम चुनाव कराने की दिशा में चुनाव आयोग के साथ सहयोग करेंगे। ओबीसी को विशेष हमारी तरफ से ओबीसी वर्ग को बधाई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं और अखिलेश यादव और केशव मौर्य की इस समय चलती रहती है, बीच बीच में बयानबाजी उनके बीच चलती रहती है। इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद केशव मौर्य ने ट्वीट किया और कहा कि हाई कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के बिना चुनाव कराने के जो हाई कोर्ट का आदेश था उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। रोक के आदेश का स्वागत करता हूं। सपा के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी, जो स्वयं पिछड़ों की विरोधी है, उसको ये करारा जवाब है। केशव मौर्य सुप्रीम कोर्ट के इस रोक के निर्णय को, या फैसले को, या निर्देश को, वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के खिलाफ ये फैसला है। इस तरह वो परिभाषित कर रहे हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें। चुनाव ओबीसी आरक्षण को लेकर एक बार चुनाव कम से कम 3 महीने टल गया, इसमें अब कोई कहने की बात है नहीं। 31 मार्च के बाद ही अब मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव हो पाएंगे। और पहले भी हम लोगों ने कहा था, बल्कि के न्यूज़ लगातार इस बात को कह रहा था कि नहीं, चुनाव टलेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां, ऐसी स्थितियां ओबीसी की गणना के बगैर अगर कोई आरक्षण का नोटिफिकेशन हो जाता है तो जाहिर सी बात है इतना बड़ा वोट बैंक उसको नज़रअंदाज करने का साहस किसी में है नहीं। मंथन की शुरुआत करते हैं। शुरुआत तो हो चुकी है, मेहमानों से परिचय कराते हैं। BD नकवी साहब जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश और में आप तमाम न्यायालयों में जज रहे, जिला जज रहे, और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी बहुत प्रखर आवाज़ उत्तर प्रदेश की। BD नकवी साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शारदेंदु त्रिवेदी शरद जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं। शरद जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। पहला रिएक्शन शरद जी से। शरद जी, सरकार को राहत है और केशव मौर्य जी कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को पता चल गया होगा कि ये निर्णय से क्या संकेत और क्या संदेश है। देखिए, जो पक्ष उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा था वो पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना है। और जो हम लोगों ने कहा था कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं कराएंगे, वही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है कि ओबीसी पहले आरक्षण पे काम करें, 3 महीने में उसका फैसला हो और उसके बाद ही चुनाव कराया जाएगा। और उसके बीच में जो 3 महीने का समय है, उसमें उन्होंने कहा है कि एक डीएम के संरक्षण में 3 लोगों की कमेटी बनेगी जो निकाय मुद्दों पे जो त्वरित कार्यवाही की जरूरत है उन पे काम करेगी। खाली पॉलिसी का कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा। वो जो भी उत्तर प्रदेश सरकार ने संकल्प लिया था वही पूरा हुआ है। जो हाईकोर्ट का फैसला था उसको पूरी तरह पलटा गया है। और ओबीसी और विपक्ष जो जिस तरह ये मुद्दे उठा रहे थे वो उनको उनकी जगह दिखा दी सुप्रीम कोर्ट ने। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये भी चीज साफ हो गई है कि ओबीसी और दलितों के मुद्दे पे जो भाजपा का स्टैंड रहा है वो सही है।
तर्कसंगत है, न्यायपूर्ण है। उस पे हम लोग टिके हुए हैं और ये इसी तर्ज पे ये अभी कार्रवाई करी जाएगी। और इसका फैसला जैसे ही आएगा वो सबके सामने होगा और उसके बाद ही चुनाव होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और यही चीज अब आप देखें कि आगे होने जा रही है। मनोज यादव जी, शारदेंदु जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई बहुत भाजपा जो कुछ करना चाहती थी सुप्रीम कोर्ट ने वैसा ही निर्णय दे दिया। वो कह रहे हैं कि भाई ये सब सारी चीज़ें जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा था उसको उसके सुप्रीम कोर्ट ने जगह दिखा दी। आपका रिएक्शन? मनोज जी। कह रहा हूं मेरा व्यंग करने का मन कर रहा है, और व्यंग इसलिए करने का मन कर रहा है क्योंकि बीजेपी तर्कहीन बातें कर रही है। वो कौन सी तिलस्मी शक्ति थी, वो कौन सी रूहें थी, वो कौन सी आत्माएं थी जो हाईकोर्ट में वो पूरा आरक्षण का लिस्ट लेके गए थे? मैं जानना चाहता हूं, ये प्रदेश पिछड़ा जानना चाहता है कि वो कौन सी तिलस्मी ताकत थी जो आरक्षण का पूरा खाका खींच के आपने जारी किया था उत्तर प्रदेश में कि ये वाली बैकवर्ड रहेगी, ये एससी रहेगी, ये सामान्य रहेगी। ये कौन सी ताकत आत्माएं थी, ये बीजेपी को बताना पड़ेगा। क्योंकि जब हाईकोर्ट डांट रहा है, हाईकोर्ट इनको तमाचा मार रहा है, फटकार रहा है, तब कह रहे हैं ना ना ना, हम बिना आरक्षण के चुनाव नहीं कराएंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा ड्राफ्ट लेके जाते हैं जो आधा अधूरा है। अरे कहा, ये तो बड़ी गजब बात हो गई। आप बुद्धिजीवियों की पार्टी, आप विद्वानों के विद्वान वाला राजनीतिक दल, और ड्राफ्ट वहां लेके जाते हैं आधा अधूरा। क्या हुआ? वकील नहीं थे? क्या हुआ? अधिकारी नहीं थे? क्या हुआ? सारे सबमिट में बिजी हैं? क्या हुआ? मोदी जी छुट्टी नहीं दे रहे हैं? क्या हुआ? 24 घंटे काम करने की वजह से अनिद्रा जैसी बीमारी हो गई? कुछ तो रीजन रखिए आप टीवी चैनल पे। जानना चाहती, आप तो ऐसे विक्टिम कार्ड खेल रहे हो कि वो आरक्षण समाजवादी पार्टी लेके गई थी हाईकोर्ट। समाजवादी पार्टी ने कहा था ये वाला आरक्षण लागू होगा। आप बोलने से शर्माते क्यों हो? आखिर आप डकैत हो कि हम पिछड़ों का आरक्षण लूटेंगे। मोहन भागवत ने 2015 में कहा, फिर एक कर्नाटक के इनके सेंट्रल मिनिस्टर ने कहा कि हम आरक्षण को उस लायक बना देंगे कि आरक्षण तो रहेगा लेकिन आरक्षण के लायक आरक्षण नहीं रह जाएगा। तो वो सारी चीजें अगर समाजवादी पार्टी ने कही हो तो आप मुझको बता दो, अगर आपने कही है तो उसको एक्सपोज करो। पिछड़ों के दम पे 4 बार सरकार बनाई, अब पिछड़ों का ही हक मारने की जो साजिश रच रहे हो, इसके बारे में आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक बात है, ठीक बात है मनोज यादव जी, ठीक बात है, दीजिए जवाब। शारदेंदु जी जवाब दीजिए। दुर्गेन जी, पहले तो मैं ये बता दूं कि इनका जो ओबीसी चेहरा है वो सिर्फ एक जाति वाला ओबीसी चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी के 27 जो केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं वो ओबीसी हैं और 20 दलित और एससी जाति के हैं। और ये 60% जो सेंटर में जो मिनिस्ट्रीज हैं ये उनकी मैं बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 75 में से 57 जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो ओबीसी हैं। हमारे जो आप देखेंगे जो पिछले मुख्यमंत्री किस वर्ग का? जो प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था उसमें इन्होंने किस वर्ग के हैं? क्योंकि वो दलित थे। अच्छा चलो, और जब दोबारा चुनाव हुआ किस वर्ग से आते हैं? इन्होंने उनकी खिलाफत किस वर्ग से आते हैं? वो पिछड़ी जाति, मुख्यमंत्री जी के सलाहकार किस वर्ग से आते हैं? जनजाति से थी, उसकी इन्होंने खिलाफत करी। तो और मैं एक और बात बता दूं कि अगर हम इस जजमेंट की बात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जो ट्रिपल टेस्ट का आया था 2010 में। 2012 में इन्होंने निकाय चुनाव करवाए बिना ट्रिपल टेस्ट के कौन गया हाई कोर्ट? कौन पिछड़े के आरक्षण की मारी के लिए गया हाई कोर्ट? तब इन्होंने हमारा आरक्षण खा लिया, इसका जवाब तो दे दो। कर रहे हैं तो इनको एकदम से ओबीसी प्रेम जाग गया है।
ये एक एकदम जाति से और एक धर्म का नहीं नहीं OBC भाई, है। शारदेंदु ये जी हम एकदम से लोग नहीं, की इनका बात इनका कर रहे नेता ओबीसी है। हैं। एक जाति ये का एकदम से OBC। बिल्कुल नहीं जागा है। इनका नेता ओबीसी, इनकी पार्टी जब सत्ता में रही तो ओबीसी ही चीफ मिनिस्टर रहा, एकदम से तो नहीं जागा है भाई। हमारे हर अरे जाति दुर्गेन के जी, हैं। हम कन्वर्टेड बैकवर्ड नहीं हैं। हम कन्वर्टेड मोदी जी की तरह बैकवर्ड नहीं है कि फॉरवर्ड से बैकवर्ड बन गए हो। हम बैकवर्ड ही जन्म लिए हैं। हमारी पार्टी की विचारधारा जो है वो पिछड़ों की लड़ाई नहीं नहीं, कब से मोदी जी लोहिया को जी के भी समय जब संविधान सोशलिस्ट ने ये पार्टी हक थी दिया तब से होगा पिछड़े वाला। ये कोई हमारा आपका दिया हक थोड़ी है उनको। वो हक से ही बैकवर्ड बने। हम उनके बैकवर्ड बनने पे नहीं, कोई सवाल नहीं उठा आपने रहा, जब लेकिन हम कन्वर्टेड बहन जी बैकवर्ड पे नहीं हमला हैं। करवाया हम था, रियल उनकी वाले जान बैकवर्ड हैं। जान पे चलिए, हानि की, तो उलझ आपने जाएगा, एकदम मसला उलझ से- जाएगा। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उत्तर प्रदेश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक नवेद सिको साहब जुड़ गए हैं। नवेद भाई बहुत स्वागत। और नकवी साहब के पास चलते हैं। नकवी साहब, इस फैसले को आप किस तरह देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के एक जो फैसले के एक अंश को, जिसमें कहा गया था कि 31 जनवरी तक चुनाव करा लें, वो चाहे बिना ओबीसी आरक्षण के, उसको स्टे कर दिया है। सुनवाई कल भी है, बहुत सारी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी का रही कि भाई ये तो जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी उसी के अनुरूप ये फैसला है। सुप्रीम कोर्ट को एक तरीके से मतलब जो भी भाजपा कर रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुड एंड वेल, बहुत अच्छा, मोहर लगा दी। देखिए, ऐसा है दुर्गेन जी कि ये फैसला तो आना ही था, क्योंकि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर था, जो जजमेंट था, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की लाइट में ही था कि उस पर ट्रिपल टेस्ट जो कहा गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में, और भी कई जजमेंट में कहा, गाबली में कहा, कई में कहा, उसका पालन स्टेट ने नहीं किया था। इसलिए नेचुरली हाई कोर्ट के फैसले पे मोहर लगनी थी, तो मोहर लग गई। लेकिन खास बात यह है कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया, एक ट्रिपल टेस्ट के लिए जो कमेटी बनाई, जाहिर है 3 महीने में उसकी रिपोर्ट आ जानी है, उसके बाद इलेक्शन हो जाना है। लेकिन मेरी राय में 3 महीने काफी नहीं होंगे, क्योंकि हर इस मोहल्ले में, हर वार्ड में, पूरी जगह ये सर्वे होना है। और वो ट्रिपल टेस्ट के जजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कम वक्त है, वरना हम उसके बारे में बात करते। वो बहुत इंटरेस्टिंग जजमेंट है। मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को कहीं ना कहीं चैलेंज किया जाएगा, उसका रिव्यू किया जाएगा, क्योंकि किस तरह की बैकवर्डनेस चाहिए, क्या चाहिए, और कितने बैकवर्ड्स है, वो बड़े इंटरेस्टिंग है। उसका वो जो नौकरियों के लिए रिजर्वेशन और बैकवर्ड्स के लिए, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, वो से बहुत डिफरेंट है ट्रिपल टेस्ट जो जजमेंट ले डाउन किए। चलिए, आज उसका वक्त नहीं है, लेकिन हाँ, ये जो बात कही गई बीजेपी की तरफ से कि हम बिल्कुल हतैशी है, और वो कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को उलट दिया है, उलट दिया, ये बात कह रहे हैं। कोई उलटा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बगैर इसके बगैर रिजर्वेशन करे ये इलेक्शन न कराया जाए। हाई कोर्ट ने ये कहा था कि आप इलेक्शन कराइए, और विद इन टाइम कराइए, जनवरी में कराइए, विदाउट रिजर्वेशन कराइए। उस पर स्टे किया है, ऐसा नहीं है कि उसको, बल्कि कंफर्म किया है। मैं समझता हूँ हाई कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने एक तरह कंफर्म किया है, लेकिन हाँ, समय सीमा दी है। और जाहिर है भाई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की विजडम के बारे में हम कौन टिप्पणी करने वाले होते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन देखना यह है कि ये जो लड़ाई हो रही है ओबीसी की, ये सेंचुरी ओबीसी को बिलोंग करती है। हिंदुस्तान के सिस्टम में कास्ट सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि यहाँ कम्युनिज्म नहीं आ पाया, यहाँ इस्लाम नहीं फैल पाया। तो आप ये समझिए कि कास्ट सिस्टम एक ऐसी रियलिटी है। सारी लड़ाई तो मंडल के खिलाफ ही हुई थी, कमंडल की सारी लड़ाई बीजेपी ने तो शुरू करी थी इसकी वजह से भाई। और अब वो कह रहे हैं, वो शारदेंदु जी गिना रहे हैं कि भाई उनके 53 जिला अध्यक्ष ओबीसी हैं। सीधे नवेद सिको साहब के पास चलते हैं। नवेद भाई, फैसले को अपने अपने तरीके से लोग विश्लेषित कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि भाई जो जैसा वो करना चाहते थे ओबीसी के हित में, वैसा ही सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया और हाई कोर्ट के निर्णय को उलट दिया। किसी भी टिप्पणी हम लोगों को ना चर्चा किसी फैसले पर करनी है, लेकिन जो पॉलिटिक्स है, ओबीसी की पॉलिटिक्स, नकवी साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग मसला बताया कि भाई कमंडल की लड़ाई मंडल के खिलाफ ही चलती रही। अब कमंडल तो पता नहीं, कमंडल के साथ में मंडल भी, कमंडल में मंडल भी कर दिया अंदर, मतलब कमंडल के अंदर भी मंडल, तो गजब का कॉम्बिनेशन है। वो शारदेंदु जी कह रहे हैं कि भाई हमारे 53 जिला अध्यक्ष ओबीसी हैं। मनोज यादव किस मुंह से कहेंगे? वो तो यादवों की पार्टी है। देखिए, ये बात सही है कि अब टेक्निकल बातों पर मुझे लगता है बात नहीं होना चाहिए। और एक बात जो निकल के आ रही है कि बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। अब उत्तर प्रदेश में
पिछड़ों का और आरक्षण का मुद्दा छिड़ गया है। उसकी वजह कुछ भी हो, ठीक है, समय उनको मिल गया, वो आरक्षण के साथ चुनाव कराएंगे। हालांकि दबाव बहुत है सरकार के ऊपर, भाजपा के ऊपर। एक गलती की वजह से, साजिश की वजह से, या इच्छा शक्ति की वजह से कुछ तो होगा। या गलती होगी, या साजिश होगी, या इच्छा शक्ति होगी, या कास्टवाद होगा। भाई 4-5 बातों के अलावा तो कुछ होगा नहीं, कुछ तो हुआ। और ये जो हुआ है, इसके ऊपर जो फैसले आ रहे हैं, आप जजमेंट में आप या हर आदमी इस बात को स्वीकार करेगा, कहीं ना कहीं फटकार है, कहीं ना कहीं ये बात कही गई है कि गलती हुई है व्यवस्था में। और ये बात आरक्षण के साथ और पिछड़ों के साथ कही गई है, गंभीर बात है। जैसा कि नकवी साहब लिखा, सब लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ों का बहुत महत्व होता है। आरक्षण का बहुत, पिछड़ों का मतलब आरक्षण, और आरक्षण का मतलब इमोशन, अधिकार, हक, और यही आधार है उत्तर प्रदेश की राजनीति के। ये बातें दबी हुई थी, ये बातें उभार नहीं पा रहा था विपक्ष। विपक्ष को एक मौका मिल गया, आपने हथियार पकड़ा दिया, मौके ने हथियार पकड़ा दिया, किस्मत ने हथियार पकड़ा दिया। ये राजनीति की बदलती हुई दिशा में जाति गणना को लेकर बहुत दिनों से विपक्ष मांग कर रहा था, चाहे बिहार का विपक्ष हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, सारे लोग कर रहे थे। और यहाँ तक कि संसद में भी ये बात कह दी गई कि अभी हम गणना कराने की स्थिति में नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी लोग गए, तमाम तरीके से बातें भी हुई। ये जो बात निकली है, इसके साथ तमाम चीजें निकल आएंगी और निकल सकती हैं। हालांकि वो जोश नजर नहीं आ रहा है जितना जोश विपक्ष को होना चाहिए था आपकी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी सियासत को सफल बनाने के लिए। क्योंकि अब तो बात निजीकरण की भी इससे जुड़ सकती है, निजीकरण की भी जुड़ सकती है, और राष्ट्रीय लेवल पे। और ये वही समय है जब लोकसभा के लिए विपक्षी एकता की बात होगी। कुछ ऐसे मुद्दे ढूंढे जाएंगे जिस पर मंडल और कमंडल जैसा फिर एक माहौल हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कमंडल के आगे मंडल बड़ा भारी पड़ता है। लेकिन अब ये उभारने की बात, ये बात सही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब ने जो बात कही है, बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी जमात है पिछड़ों की, बड़ा सम्मान भी मिला है, ओहदे भी मिले हैं, हर जगह है उपस्थिति। और ये बात भी सही है कि पिछड़ों ने ही भाजपा की सरकार बनाई है। उनका विश्वास ही तो है जो भाजपा को आज इतने उरूज पे, इतनी ऊंचाइयों पे रखे हुए है। लेकिन अगर वो इस विश्वास को छीड़ दिया गया तो खतरनाक होगा। यानी अपनी कुर्सी का पाया खुद खींच देना होगा। ये कौन करेगा गलती? ये सरकार जिसको इतना चतुर, इतना चालाक, इतना समझदार, इतना ज्ञानी कहा जाता है, जिसको दक्ष कहा जाता है राजनीति में, सरकार भी वो कुछ इस तरह चलाते हैं कि उसके पीछे उनकी राजनीतिक एस्पेक्ट्स होते हैं, उनकी विचारधारा भी होती है, उनका एजेंडा भी होता है, उनका घोषणा पत्र भी होता है। वो ये सोचते हैं हर योजना पे, हर स्टेप पे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वोटर हमसे नाराज हो जाए। वो ये हर फैसले के पीछे वोटर को जोड़ने की बात होती है। उन्होंने जो योजनाएं चलाई है पूरे देश में, चाहे राशन की हो, चाहे शौचालय की हो, वो पिछड़ों को, दलितों को प्रभावित करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं उनका अधिकार देने के लिए, ठीक है नवीन भाई, मदद करने के लिए। और इसीलिए क्योंकि भाजपा की ताकत दलित और पिछड़ा ही है। अपर कास्ट तो शुरू से था, कहां कहीं एक स्टेट में सरकार नहीं बना पाते थे। ठीक बात है, ठीक बात। बोलिए मनोज जी, फिर मैं नकवी साहब के पास जाना चाहूंगा। मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु लेके आऊंगा इस डिबेट में। दरअसल में बीजेपी टेस्टिंग पे थी और बीजेपी टेस्ट कर रही थी पिछड़ों को। जब 69,000 और 68,000 शिक्षक भर्ती में 10 हजार पोस्टें आरक्षण बैकवर्ड की खाई गई, और उसके बाद 2019 और ये फिर 22 का चुनाव बीजेपी जीती। बीजेपी टेस्ट कर रही थी कि देखिए मैंने 10,000 पोस्टें खा ली और हम चुनाव जीत गए। तो अब बीजेपी की यह साजिश थी कि हम आरक्षण को, बीजेपी ने ओवरऑल कहा कि हम 27% आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन 27 का जब उसका विश्लेषण हाईकोर्ट के सामने रखना पड़ा तो वो 27% टिक ही नहीं रहा। कहीं 15%, कहीं 12%, कहीं 16%, और उसमें भी सेलेक्टिव है। जहां जरूरत है वहां नहीं जा रहा है, जहां नहीं जरूरत है वहां बैकवर्ड का आरक्षण जा रहा है। तो बीजेपी टेस्ट कर रही थी कि हम चुनाव जीत रहे हैं नौकरियों में आरक्षण पिछड़ों का खाके, तो अब हम अगर इस, जहां बैकवर्ड का राजनीतिक रूप से सिर्फ यही 2 सेगमेंट है जहां पे आरक्षण है, वो निकाय और पंचायत में, इसके अलावा बैकवर्ड को कहीं भी रिजर्वेशन पॉलिटिक्स में नहीं है, किसी भी जगह पे नहीं है।
और बीजेपी इसको खत्म करना चाहती थी, क्योंकि बीजेपी आरएसएस को इस बात का दुर्गेन जी पूरा आभास है कि अगर उनको कोई चैलेंज कर सकता है, इस देश की राजनीति में कोई परिवर्तन कर सकता है, तो वो पिछड़े ही कर सकते हैं। ठीक बात है मनोज जी। मनोज जी, अब ब्रेक का इशारा हो रहा है। नकवी साहब से एक रिएक्शन लेंगे, फिर इसके बाद चूंकि दूसरा सेगमेंट भी हमारा है। नकवी साहब, मनोज यादव की जो बातें लब्बो लबाब ये हैं कि वो आरक्षण में घपला किया गया, घोटाला किया गया, संविधान को एक तरीके से अंगूठा दिखाया गया। देखिए, मैं अपनी बात को ऐसे कहूं कि पिछड़े जो नॉर्दर्न इंडिया के पिछड़े हैं वो किसी फिलॉसफी की तरफ नहीं है, ना तो वो गांधीवादी हैं, ना वो अंबेडकरवादी है, ना वो राष्ट्रवादी या आरएसएस के उस चुंगल में है। वो अपनी बिरादरी की फिक्र में है। वो उनको हर तरह फायदा है। उनको बीजेपी की तरफ से भी मंत्रालय मिल रहे हैं, पोस्टें मिल रही है, और अपोजिशन से भी उन्हीं को मिल रहा है। सबसे बड़ा बेनिफिशियरी ओबीसी होने वाला है और हो रहा है इस सियासत में। अब ये समझ लिया, आने वाले वक्त में भी होगा और अगले 10-20 साल जो है उन्हीं की सियासत चलेगी कुल मिला के, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उसका कमिटमेंट नहीं है किसी फिलॉसफी से। साउथ इंडिया में तो एक मूवमेंट चला, पेरियर मूवमेंट चला, ओबीसी भी शामिल हुए, ड्रेविडियन फोर्सेस में शामिल हो गए, लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में कोई मूवमेंट नहीं चला। और आप छोड़ दीजिए यादव कमेटी को, एक दो कमेटी छोड़ दीजिए, उनका कोई आयकर नहीं है, इसीलिए वो धर्म में उसमें इस सब पाखंड में फंसे हुए हैं, अलग अलग तरह के लोगों के साथ फंसे हुए। उनका कैंडिडेट होना चाहिए, उनके पास टिकट हो बीएसपी का, उनके पास कांग्रेस का, वो अपनी बिरादरी के साथ है। मेरा तो ये आकलन है बहुत इंडिपेंडेंट तौर पर। बाल उनको फायदा है, उन्हें बढ़ना चाहिए, कमजोर लोगों को मौका मिलना चाहिए। प्रॉब्लम अब हमारी ये है कि अमीर और गरीब की खाई बढ़ रही है। रिजर्वेशन कहां तक भी सर्व कर पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। ये सब लोगों को सोचना होगा। वाकई नकवी साहब, बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया नकवी साहब हमसे जुड़ने के लिए, और मनोज यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, ये किसी शायर ने कहा। इसके आगे पीछे कुछ लाइनें हैं, मुझे इस वक्त याद नहीं है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर जब निकले थे तो बहुत सारी टिप्पणियां, बहुत सारी बातें हुई थी कि अब ये केरल में सही रहेगी कि कर्नाटक में रहेगी, फिर उत्तर भारत में क्या इसका होगा। ये बात राहुल गांधी भी बार बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में दोहराते हैं कि किन किन राज्यों में जाने के बाद वो क्या क्या हो रहा था, कि अब गिरी कि तब गिरी की, ये बातें करते हैं। लेकिन लोग जुड़ रहे हैं और कारवां बन रहा है, और इस कारवां में विपक्षी कुनबा भी धीरे धीरे जुड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में भले ही यात्रा का आज दूसरे दिन कोई उत्तर प्रदेश का नामचीन विपक्षी नेता शामिल न हुआ हो, लेकिन आरएलडी के लोगों ने जगह जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत में शामली की सीमा तक स्वागत किया, और लगातार इस बात को लेकर किसान यूनियन के, भारतीय किसान यूनियन ने भी वहाँ समर्थन किया, जो किसान यूनियन का अच्छा खासा असर है। और राहुल गांधी आज किसान नेता, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि बागपत सांवली यहाँ चले। यहाँ होने का मतलब है चौधरी साहब की ये जो पूरी विरासत है, इसको उनके पोते जयंत चौधरी अब संभाल रहे हैं। और जयंत चौधरी ने कहा कि राहुल का स्वागत करो, जो जाना चाहे जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत, जो इस समय कमान संभाल रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होना चाहिए। और ये कारवां, ये भीड़ इस बात का द्योतक है कि यात्रा में भी दम है और बंदा भी ये दम दिखा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। और आज दो बड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने, जिन्होंने चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी की मेगा वाकथन को अपना समर्थन दिया था, यही जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा है, उन्होंने तारीफ की है और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया है, राहुल गांधी को शुभकामनाएं दी हैं। ये बड़ा घटनाक्रम है। और इससे पूर्व राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव, आरएसएस के वरिष्ठ नेता चंपत राय ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा की है, और उन्होंने कहा है कि भाई अगर कोई व्यक्ति सर्दी में, भयंकर सर्दी में चल रहा है पैदल, तो वो प्रशंसनीय है। और वो सवाल उठा रहे हैं कि क्या संघ ने राहुल गांधी की यात्रा की निंदा की, क्या संघ ने कोई विरोध किया, क्या प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा का कोई विरोध किया। चंपत राय सब बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। चंपत राय की प्रशंसा के क्या मायने हैं, ये हम
जो हमारे पैनल में लोग अभी जुड़ेंगे उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने जाटलैंड में कंपकपाती सर्दी में गर्मी का एहसास कराया और आगे बढ़ते गए और बढ़ते ही जा रहे हैं। राहुल की आज की यात्रा में जयंत और टिकैत दोनों का समर्थन मिला, जैसा मैंने आपको बताया। चंपत राय ने क्या कहा उसे जरा सुनिए। प्रधान पुजारी जी हैं, उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा को उन्होंने इसमें क्या बात है? मैं भी धन्यवाद करूंगा। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है। इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की है? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूं, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। चंपत राय जी कह रहे हैं कि भाई आप सब भी यात्रा करिए, पत्रकारों को भी उनकी ये नसीहत है और करनी भी चाहिए। यात्रा से बहुत कुछ मिलता है। राहुल संस्कृतनंद जी ने लिखा है, अथसो घुमक्कड़ जिज्ञासा। घूमना, यात्रा करना अपने आप में बहुत कुछ अनुभव देता है जीवन में। और राहुल गांधी की यात्रा की वो एक तरीके से राहुल गांधी की प्रशंसा कर रहे हैं। बार बार चंपत राय कह रहे हैं कि भाई एक नौजवान अगर यात्रा कर रहा है सर्दी में, भयंकर कपकपाती सर्दी में, तो प्रशंसनीय है। लेकिन एक बात वो कह रहे हैं कि 50 साल का नौजवान, ये थोड़ा सा मसला मुझे घुमावदार लग रहा है। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान जब उत्तर प्रदेश में किसानों के जो किसान नेता चौधरी चरण सिंह की कर्मभूमि में जब ये यात्रा चल रही थी, उस वक्त राहुल गांधी ने क्या कहा उसे सुनिए। कन्याकुमारी से कश्मीर चलकर जनता से बातचीत करें, जनता की आवाज सुने और जनता के दिल में जो है वो रखें। 3000 किलोमीटर हो गए, कन्याकुमारी से शुरू किया। कम नहीं होता भाइयों और बहनों। आप ये मत सोचो कि 3000 किलोमीटर कम होता है, कम नहीं होता है। 110 दिन हो गए, मगर अजीब सी बात है, थकान नहीं है। आप देखिए, मेरा चेहरा देखिए, कोई थकान नहीं है। लोग पूछ रहे टी शर्ट में कैसे चल रहे हो? ना थकान है ना ठंड लग रही है मुझे। अब मैं क्या बोलूं? राहुल गांधी कह रहे ना थकान है ना ठंड लग रही है। आज कुछ लोग कह रहे थे, हमारे न्यूज़ रूम में एक साथी कह रहे थे कि राहुल गांधी की टी शर्ट की बटनें बंद हो गई, लग रहा सर्दी लग रही है। खैर, मुझे लगा कि क्या राहुल गांधी ने जैकेट पहन लिया क्या, लेकिन नहीं, बटन ही बंद हुई। ठीक है, ये तो अपना निजी मामला है, किसको सर्दी लगती किसको नहीं लगती। राहुल गांधी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई उनसे पूछो ना, किसानों से पूछो, उन गरीबों से पूछो कि उनको सर्दी लगती है क्या। मुझसे क्यों पूछते हो बार बार सर्दी लगती है। और आज भी उन्होंने मीडिया पर तीखे हमले किए, लगातार मीडिया पर वो हमले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मीडिया बिका हुआ है, इसे खरीद रखा है लोगों ने और उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के खिलाफ, और इस देश के उन गरीबों, यतीमों, परेशान हाल लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। प्राकृतिक संसाधन हड़पने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। राहुल गांधी ने बहुत सारे आरोप और करारे प्रहार किए हैं। दो मेहमान हमारे साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक नवेद सिको साहब पहले से ही जुड़े हुए हैं। शारदेंदु त्रिवेदी शरद, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुप्रीम कोर्ट के वकील, हमारे साथ दिल्ली से लगातार पहले से जुड़े हुए हैं। आरएलडी की प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता मनीषा हेलावत हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। और हमारे सहयोगी राजू शर्मा मेरठ के हमारे सहयोगी हैं, संवाददाता हैं, और लगातार, भले ही राजू शर्मा जैकेट पहने हुए हैं, राहुल गांधी की तरह टी शर्ट नहीं पहने हुए हैं, लेकिन लगातार वो चल रहे हैं इस यात्रा में। तो राहुल गांधी को भाई बहुत सारी बधाई, तो राजू शर्मा को भी कुछ बधाई तो बनती है। राजू शर्मा,
आप लगातार इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। मैं देख रहा था आज बहुत सारे नेताओं के आपने इंटरव्यू किए, बहुत सारे जो यात्रियों से आपने बात की। यात्रा जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, चौधरी साहब की कर्मभूमि है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह और अब चौधरी जयंत, और किसान, जहां से किसान आंदोलन, ऐसा किसान आंदोलन शायद भारत ने कभी पहले नहीं देखा होगा, एक जिद्दी किसान आंदोलन, और वहां से ये यात्रा गुजर रही है। क्या तापमान है? मौसम का पारा तो 4, 5, 6, कोई आज बता रहा है कि रात में 3 भी चला जाएगा, लेकिन यात्रा और राजनीतिक पारे की क्या स्थिति है? राजू शर्मा। बिल्कुल, देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि बेशक ठंड का माहौल जो है वो गर्म है, लेकिन जो राजनीति का जो माहौल है वो लगातार पारा उसका बढ़ता जा रहा है। आज राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े लीडर है, वो आज बागपत में थे और बागपत से शामली की ओर कूच कर रहे थे। मैं उनके साथ साथ यात्रा में बाकायदा कवरेज कर रहा था लगातार। तो मैंने सबसे पहले जो देखा वो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो चौधरी वहां के थे, जो जाट लैंड जो कहा जाता है, उनका पूर्ण समर्थन वहां मिल रहा था। बाकायदा पुष्प वर्षा की जा रही थी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर, जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा था और गन्ना भेंट किया जा रहा था। जो जाट लैंड कहा जाता है उसका गन्ना सबसे प्रमुख हथियार माना जाता है, तो गन्ना भी राहुल गांधी को भेंट किया जा रहा था। प्रमुख उत्पाद भी है राजू शर्मा, गन्ना किस्मत बदलता है, प्रमुख उत्पाद भी है। बिल्कुल। तो सर, जो आज की जो यात्रा थी उसमें लगभग हजारों की संख्या में, मैं तो कहूंगा लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता थे, जन समर्थन जो है राहुल गांधी जी को मिल रहा था। भारी संख्या में लोग पहुंच रहे थे उन्हें देखने के लिए, घरों की छतों से उनको देख रहे थे राहुल गांधी जी को, और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा के भी नारे लगाए जा रहे थे। तो तमाम जो समर्थन है वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है, चाहे वो पीस पार्टी की बात हो, आरएलडी की बात हो, या फिर भारतीय किसान यूनियन की बात हो। भारतीय किसान यूनियन के नेता भी बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे थे, बाकायदा जो उनकी कैप है वो लगा लगा कर वहां पहुंचे थे और दिखाना चाह रहे थे कि भारतीय किसान यूनियन अब जो है राहुल गांधी के साथ है और राहुल गांधी को समर्थन कर रहा है। बाकायदा एक नेता थे, शायद उनका नाम नरेंद्र चौधरी था, उनसे भी मैंने बातचीत की, तो उनका कहना था कि अब अगर 2024 के चुनाव में राहुल गांधी मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो भारतीय किसान यूनियन का जो पूरा समर्थन है वो राहुल गांधी को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये मान लिया जाए, जो किसान बेल्ट है, जाट लैंड है, वो अब राहुल गांधी के साथ होने की ओर अग्रसर है, और आने वाले 2022 माफ कीजिएगा 24 के जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं जो जाटों की जो वोट है वो कहीं ना राजू शर्मा, आप वहां घूमे उस यात्रा को पूरी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप कवर कर रहे हैं। ये बात बार बार कही जाती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, राहुल गांधी को देखने लोग आ सकते हैं, लेकिन ये कांग्रेस के पक्ष में टर्नआउट नहीं होता है, वोटों में कन्वर्ट नहीं होता। उत्तर प्रदेश में बड़ी बुरी हालत है कांग्रेस की। एक आम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का व्यक्ति है वो कांग्रेस के बारे में क्या नजरिया रखता है, राहुल गांधी के बारे में क्या नजरिया रखता है, संक्षिप्त में बताइएगा, फिर मैं शारदेंदु जी के पास जाऊंगा। बिल्कुल, देखिए सर, मैं जैसे लगातार भारत जोड़ो यात्रा को कवर कर रहा हूँ, आज भी बारीकी से मैंने भारत जोड़ो यात्रा की जो कवरेज है वो की, जो वहां के स्थानीय निवासी थे उनसे बातचीत की, जो जाट लैंड के जाट कहे जाते हैं उनसे बातचीत की। तो इससे तो साफ तौर पर यही लग रहा है कि अब कहीं ना कहीं जो जाट लैंड के वोट है वो कांग्रेस की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से भारी संख्या में भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन उनका मिल रहा था, बाकायदा गन्ना लेकर पहुंच रहे थे और राहुल गांधी को भेंट कर रहे थे। पुष्प वर्षा भी जो है वो राहुल गांधी की यात्रा पर की जा रही थी। भारी संख्या में जो वो लोग थे, जो जनता थी, वो वहां पर पहुंची और राहुल गांधी को देखने के लिए पहुंची और यात्रा से जुड़ रही थी। सामाजिक तौर पर इस यात्रा के क्या आयाम आपने देखे? सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर तो देखिए बहुत सारी बातें दिखती हैं लेकिन वैसी होती नहीं है, लेकिन सामाजिक तौर पर जो भारत जोड़ो का मकसद लेकर चले हैं वो किस तरह वहां जमीन पर दिख रहा है? राजू। बिल्कुल देखिए सर, जो भारत जोड़ो यात्रा का जो सामाजिक तौर पर नजरिया है वो कहीं ना कहीं साफ इससे दिख रहा है कि जो लोग हैं वो राहुल गांधी की यात्रा से प्रभावित है और उसके साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह से जुड़ रहे हो, और उन्हें एक बड़े लीडर के तौर पर भी देख रहे हैं। जो राहुल गांधी जी के खिलाफ अफवाह जो फैलाई जाती थी तमाम तरह की, तो उससे भी दरकिनार ये जो जनता है अब राहुल गांधी को एक नेता के तौर पर कहीं ना कहीं देख रही है और उनसे काफी उम्मीदें भी जनता ने लगाई है। कई दिव्यांग भी वहां पहुंचे थे, हमने उनसे बातचीत की। एक दिव्यांग थे, शायद उनका नाम अमरपाल था,
वो राहुल गांधी को देखने के लिए सुबह 8 बजे से बैठे थे। 8 बजे से उनका इंतजार कर रहे थे। लगभग 5 बजे जब वो राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे तो उनका जो वहां पर जो प्रशासन था उनसे जो है राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया गया उन दिव्यांग व्यक्तियों को। और उनका कहना था कि मैंने उनसे खुद खास बातचीत की है ये न्यूज के माध्यम से, तो उनका कहना था कि आज जो मैं राहुल गांधी से मिलने आया हूँ वो दिव्यांगों की जो समस्या है उसको लेकर मैं अपने नेता से बताता और उनसे जानकारी देता हूँ, उन्हें शिकायत करता कि जो दिव्यांग व्यक्ति है वो उनकी ओर अब देख रहे हैं कि वो उनकी मदद करे, उनकी जो तमाम समस्याएं है उनकी ओर ध्यान दे। ठीक बात है राजू, सीधे शारदेंदु जी के पास जाएंगे। शारदेंदु जी, आज यात्रा दूसरे दिन उत्तर प्रदेश में है और कल भी यात्रा उत्तर प्रदेश में रहेगी, उसके बाद फिर हरियाणा जाएगी। चंपत राय जी ने भी प्रशंसा की है, सत्येंद्र दास जी ने भी शुभकामनाएं दी हैं। कल आप लोगों ने, डिप्टी सीएम साहब ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, कांग्रेस ने हालांकि उसका कोई जवाब नहीं दिया। चंपत राय जी की जो प्रशंसा है उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, हमें तो खैर अभी समझ में नहीं आया है कि राहुल जी करने क्या निकले हैं, क्योंकि इन्होंने कहा कि भारत जोड़ने निकले हैं। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं भारत टूट गया है जिसको ये जोड़ रहे हैं। हाँ, वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने तोड़ के रखा है, नफरत फैलाई है, वो खुलेआम कह रहे हैं। दबी छुपी बात क्या है? वो तो कह ही रहे हैं इस बात को कि आप लोग नफरत फैलाते हैं, नफरती हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं वो। मैं उसी पे आ रहा था कि अगर ये टूटा है तो, और इसको ये जोड़ रहे हैं, ये भी मान लेते हैं कि जोड़ रहे हैं, तो कन्हैया कुमार जो टुकड़े टुकड़े गैंग के सरगना थे वो इनका झंडा लेके क्यों चल रहे? तो वो इनकी तारीफ के पुल बांध रहे, तो अब तो वो इनकी पार्टी में है। और दूसरी चीज इन्होंने कहा कि हम जो है नफरत के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी ने नफरत फैलाई है उसके खिलाफ हम पद यात्रा निकाल रहे हैं। और इन्होंने आधी यात्रा कवर करने के बाद इन्होंने कहा कि मुझे तो कहीं भारत में नफरत दिखी नहीं, मुझे तो सब लोग प्यार कर रहे थे, सब लोग बहुत अच्छे से मिले, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई नफरत नहीं थी, कोई वैमनस्य नहीं था। ये तो खुद ही कह रहे हैं। अब ये दो चीजें तो बिल्कुल क्लियर हैं कि साहब, एक तो ये बहुत मतलब शरीर से बड़े सक्षम है कि जो इतनी बड़ी यात्रा कर सकते हैं, और दूसरी चीज ये है कि इनको ठंड नहीं लगती है, इससे भी हम पूरी तरह सहमत हैं। तो हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं, लेकिन क्या नतीजा, क्या लक्ष्य लेके निकल रहे हैं, ये शायद ये बेहतर जानते हैं। और दूसरी चीज, जैसे कहा गया कि सब लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने का मतलब होता है कि वो इनके साथ पद यात्रा में जाएं। तो फारूक अब्दुल्ला साहब आए, उन्होंने फोटो खिंचाई, वो अपने घर चले गए। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य पार्टियां, उन्होंने सबने अपने अपना शुभकामनाएं इनको दे दी, वो अपने घर चले गए। तो इनके साथ जुड़ा कौन है? ये बहुत अच्छी बात है, या और भी यात्रा करें, क्योंकि 750 जिले हैं, तो इन्हें सब ये जिलों का पूरा स्टडी करना चाहिए पूरे भारत का। तो ये इसको करते रहे, बहुत अच्छी बात है। आगे भी हम तो चाह रहे हैं कि 24 के चुनाव में भी ये पदयात्रा करते रहे, क्योंकि जब चुनाव से पहले इनके पास विपक्ष का पद था गुजरात में, जब चुनाव का भी आधे रास्ते में 6 मुख्य नेता भारतीय जनता पार्टी में आ गए और विपक्ष का जो पद था वो भी इनका छिन गया। तो ये क्या करने निकले, ये अभी थोड़ा इसमें असमंजस। आप लोग हिमाचल की बात नहीं करते, आप लोग हिमाचल की बात नहीं करते, गुजरात की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे आरोप लगा रही, वो कह रहे कि भाई अब राहुल गांधी 24 तक यात्रा ही करते रहें, देश को जाने, बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारी इस देश में तमाम लोग रहते हैं, उनको जाने बूझें, वो करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये सवाल उठा रहे हैं कि भाई यात्रा वो कर क्यों रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि चौधरी जयंत ने दिल दरिया किया है, अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि फूल बिछाओ, और आज कार्यकर्ताओं ने फूल भी बिछाए। इसके पीछे का मसला क्या है, मनीषा हेलावत के पास जाते हैं। मनीषा जी, आपके नेता ने दिल दरिया कर दिया, बहुत सारे लोग डर रहे थे कि मेरा वोट बैंक चला जाएगा और कांग्रेस हड़प जाएगी, लेकिन आपके नेता ने हिम्मत वाला काम किया। राजनीति में इस तरह का काम करते नहीं लोग। मुझे लगता है कि सबसे पहले धन्यवाद दुर्गेंद्र जी, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मैं पहली बार के न्यूज़ में आई हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि राजनीति से और वोट पॉलिटिक्स से हटके ये एक संकेत है, और हम इसको भारत जोड़ो यात्रा की का जो संदेश है वो बहुत अलाइन करता है। हमारी पार्टी का भी जो नारा है वो भाईचारे का है, तो हमें लगता है ये एक तो आइडियोलॉजिकल लेवल पे काफी अलाइन करता है एक दूसरे से। तो जयंत जी उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त जरूरत है, और एक अप्रिशिएट कर रहे हैं कि किसी ने 3000 किलोमीटर चल के अगर भारत में यात्रा करी। उन्होंने तपस्वी भी कहा मनीषा जी, मुझे लगता है पहले नेता है देश में पॉलिटिकल जो किसी दूसरे नेता को तपस्वी कह रहे हैं जी।
और हमारे जो नेता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई इनसिक्योरिटी है, कोई वोट चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो अपने में बहुत सक्षम हैं, अपनी जगह बहुत सुदृढ़ता से और बहुत अच्छे मजबूत तरीके से उन्होंने पार्टी को भी बनाया है, बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जैसे बोलते हैं ना, जितना आप बढ़ाएंगे, जितना आप लोगों का हाथ से हाथ मिलाएंगे, पार्टी भी बढ़ेगी। और ये हमारा तो मकसद वही है, भाईचारे का। और उसमें ये भारत जोड़ो यात्रा केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कर रही, तो यहाँ पे हमारा समर्थन उसको एक जायज सी चीज है, बहुत नेचुरल एक एक्सटेंशन में देखती हूँ इसको। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बहुत सारी बातें कर रहे थे, भाई ये यात्रा कर क्यों रहे हैं। बहुत सारे उन्होंने एक तरीके से अंतर्द्वंद, अंतर्विरोध की बात की। मनीषा जी। जी, देखिए, ये मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत, अपने ऊपर बहुत आरोप हैं। उनको अभी अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए कि आज देश में क्या हो रहा है। मैं आपके एक हल्द्वानी का जो अभी चल रहा है उसका उदाहरण दूंगी। 4,000 परिवारों को बेघर किया जा रहा है, रातों रात। इतनी भीषण ठंड पड़ी हुई है। तो एक इतनी निर्दयी सरकार की इनकी छवि बनती जा रही है। तो ये कृपया उस पर ध्यान दें कि ऐसा क्यों हो रहा है। बुलडोजर वाला न्याय कब तक चलेगा? क्या बुलडोजर से न्याय चलेगा तो हम न्यायपालिका को बंद कर देते हैं और ऐसे हम आशियाने उजाड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी की तो वादा है कि सभी को घर देंगे, लेकिन इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में 4,000 परिवारों का घर छीना जा रहा है। तो ऐसे माहौल में अगर इस तरह की भारत जोड़ो और भाईचारे वाली बात करने वाले नेता भी नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, आप बताइए। इस देश में कहीं ना कहीं विपक्ष का ये एक दायित्व बनता है कि वो घर घर जाकर और ये संदेश दें कि नहीं, इस सरकार के अलावा भी यहाँ पर आपके लिए नेता हैं, पार्टी हैं और नेतृत्व है। तो वही काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं अपनी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के तहत। तो ये माहौल बनाया गया है पिछले 7-8 सालों में, जिसको एक तरह से मलहम लगाना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये बड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि भाई भारत टूटा कहाँ है, वो भारत नफरत है कहाँ। कह रहे हैं कि राहुल गांधी कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं पूरे भारत में हमने नफरत देखी नहीं, और वो फिर कह रहे हैं कि नहीं मैं भारत जोड़ने उतरा। जरा इसको समझिए। हल्द्वानी में जो हो रहा है, क्या किसी नागरिक के साथ होना चाहिए ये? आप बताइए। इस कड़ाके की ठंड में आप किसी को बेघर कर देंगे, 4,000 परिवारों को। क्या ये होना चाहिए? ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये असम में भी हुआ है। तो ये इस तरह के, ये मध्य प्रदेश में भी हुआ है, बुलडोजर से मकान तोड़ दिए जाते हैं। तो एक तरह से बड़ी तोड़ने वाले ही तो काम हो रहे हैं। बताइए, कहीं कहीं घर तोड़ रहे हैं, कहीं दिल तोड़ रहे हैं, ये एक भाईचारा तोड़ रहे हैं। तो ये तोड़ने का काम करेंगे तो कोई तो जोड़ने का काम करेगा। बस यही मकसद है इस यात्रा का। शारदेंदु जी, 10 सेकंड का रिएक्शन, फिर मैं नवेद भाई के पास जाऊंगा, वो इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। देखिए, चौधरी साहब ने जो उनके साथ वो खड़े हैं, ये तो जाटों का इतिहास है कि जो भी उनके पास जाता है वो उनकी खातिरदारी करते हैं। और मुझे लगता है सबसे मुश्किल जो चुनाव है वो हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का होता है, क्योंकि आप जितनी जगह जाते हो उतनी जगह आपकी खातिरदारी जरूर होगी। और अगर आप हम चुनाव से सोचना चाहिए, चुनाव से ऊपर उठ के। कोई दिक्कत चुनाव नहीं खत्म है। हो गए और अगले 2 साल कोई चुनाव नहीं है। मनीषा जी, जरा 10 सेकंड का रिएक्शन देने दीजिए, मैं आपको भी 10 सेकंड दूंगा। जरा बोल लेने दीजिए शारदेंदु जी को। बोलिए शारदेंदु जी। हम लोग न्याय संगत फैसला करते हैं, तर्क संगत फैसला करते हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल था, आतंकवाद में छाया हुआ था। अब आप देखें कि आतंकी जो है वो आतंकित है और जो माफिया वो तो खुद ही माफी मांग रहा है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में सख्ती से हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों को लगता होगा कि साहब ये गलत है, लेकिन आज जो माहौल जिस तरह का उत्तर प्रदेश में, जिसमें आज निवेश की बात की जा रही, वो इसी वजह से है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सख्ती से अपने जो कहा था सो किया। हमने जिस वजह से जनता ने चुना ठीक था। बात है, ठीक बात है। मनीषा जी, रिएक्शन। जी, मैं यही कहूंगी, अभी निवेश की बात कर रहे हैं तो 2018 में भी बहुत ही धूमधाम के साथ एक निवेश के लिए एक कार्यक्रम हुआ था, उसका कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। अब दोबारा वही
जनता का कई 100 करोड़ खर्च हो जाता है। ये लोग रोड शो कर रहे हैं, विदेश में रोड शो कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों को लेकर आ रहे हैं, तमाम MOU साइन होते हैं, लेकिन नौकरियां तो आ नहीं रही। बेरोजगारी दर देखिए कहाँ है। ये विषय है, इसको अलग से एक अलग विषय है, हम करेंगे आज मकसद जोड़ने का। वो कह रहे हैं कि जब टूटा ही नहीं तो क्या जोड़ रहे हैं। प्रचार करते रहेंगे, उससे जमीन पे हकीकत नहीं बदलती है। तो जमीन पे माहौल ऐसा है कि बेरोजगारी दर इतनी ज्यादा है कि घर घर में एक बेरोजगार बैठा है। और दूसरा, ये जो माहौल है भाईचारे का जो खत्म हुआ 2013 के बाद से, मुजफ्फरनगर से ये इसकी शुरुआत हुई है, और मुझे लगता है खतौली चुनाव से ये संकेत आया है कि मुजफ्फरनगर में ही ये खत्म होगा, ये जो द्वेष पैदा हुआ था। तो मैं यही कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि इसका क्या मकसद है। मकसद यही है, आप आसपास देखिए, हम अगर जमीन पर जाते हैं तो हकीकत अलग है। आपने भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है देश को तोड़ने का, भाईचारे को तोड़ने का, और उसका बेनिफिट भी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उसी वेव पर ये लोग सत्ता में आए हैं, और उसी वेव से ये सत्ता से बाहर भी जाएंगे। इसकी शुरुआत खतौली से हुई है, मैं बस ये बताना चाहती हूँ। ठीक बात है। नवेद भाई, फाइनल कमेंट, आपने सभी को सुना। जी जी बिल्कुल। आपने जिस बात को फोकस किया है, मैं उस बात को दोहराना चाहूंगा कि राहुल गांधी की कहां से आज तारीफ हुई। राम मंदिर की तरफ से, संघ की तरफ से उनकी यात्रा की और राहुल गांधी की तारीफ हुई। इस बात को आपने फोकस किया और बात सही भी है। इससे इस बात को जाना जा सकता है कि अब राहुल गांधी की स्वीकार्यता का सिलसिला शुरू हो गया है। क्योंकि कौन तारीफ कर रहा है? संघ कर रहा है। कौन कर रहा है? राम मंदिर की तरफ से बड़ी हस्ती तारीफ उनकी कर रहे हैं, और बाकायदा कर रहे हैं। लंबे मतलब कई वाक्य उन्होंने बोले हैं यात्रा के बारे में और राहुल गांधी के बारे में भी। इससे ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि स्वीकारता शुरू हो गई है, एक चीज। दूसरी चीज ये कि आज का पूरी जो बातें हो रही हैं उसमें, और जो आपने फैक्ट्स पेश किए हैं उसमें, मुझे कई तरफ गांधी नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी में गांधी नजर आ रहे हैं। जब कोई भी यात्रा करेगा, इतनी अद्भुत यात्रा करेगा, इतनी लंबी यात्रा करेगा, पैदल यात्रा करेगा, एक टी-शर्ट पहन के करेगा, तो गांधी याद आएंगे। क्योंकि यात्राएं इतनी लंबी कम हुई हैं, और जब भी यात्रा की बात होगी दांडी जरूर याद आएगी। जब कोई एक टी-शर्ट पहन के जाड़े में निकलेगा 0 डिग्री पे, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, तो ये याद करेंगे कि गांधी जी भी हुआ करते थे, जिनका ड्रेस उनका भी कोई एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं होता था। उन्होंने भी अपनी ड्रेस की एक अलग पहचान बनाई थी। उनकी अपनी की ऊर्जा, उनकी शक्ति और बहुत कुछ संदेश याद आएंगे। एक चीज, हमें संघ में भी आज गांधीवाद नजर आया। आज मुझे संघ के अंदर, संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की उदारता नजर आई, और उस उदारता के अंदर गांधी नजर आए, गांधी गिरी नजर आई। क्योंकि संघ की तरफ से जो तारीफ हुई है तो वाकई अद्भुत है, और ये भारत का सौंदर्य है, और ये संघ का भी सौंदर्य है। राहुल गांधी अपने 10 वाक्यों में कोई भी 10 बातें अगर उनकी आप कलेक्ट कर लीजिए, उसमें कम से कम 2 या 3 बातें ऐसी होंगी जिनसे वो कटु आलोचना संघ की करते नजर आएंगे। संघ को वो नफरत का एक प्रतीक बताना चाहेंगे। संघ से जोड़कर वो पूरे भारत में एक नफरत का की आग बताते नजर आएंगे। लेकिन राहुल गांधी के सामने आज एक संघ की एक महत्वपूर्ण हस्ती ने अगर राहुल गांधी की तारीफ की है, तो उस संघ की तरफ भी मुझे गांधी नजर आ रहे हैं, और गांधी गिरी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवेद भाई, मनीषा जी बहुत शुक्रिया, शरद जी बहुत शुक्रिया, राजू शर्मा आपका भी बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। इस सेगमेंट में हमने भारत जोड़ो यात्रा की बात की, और नवेद सिकोह ने कहा कि संघ के अंदर उन्होंने भी आज एक गांधी को देखा। वो गांधी, बहुत सारे लोग राहुल गांधी की तुलना कर रहे हैं तो वो ट्रोल हो रहे हैं, नवेद भाई भी तैयार रहे ट्रोल होने के लिए, लेकिन नजरिया है, देखने का नजरिया है, ये नजर है, नजर और नजरिए का ही तो खेल है। अब वक्त चलते चलते का, और चलते चलते में भी राहुल गांधी बहुत